नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। भागती दौड़ती दुनिया में खबरें अब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हमारे फैसलों को प्रभावित करने वाली अहम कड़ी बन गई हैं। हर दिन ढेरों खबरें सामने आती हैं, लेकिन कई जरूरी बातें शोर में दब जाती हैं, जिन्हें समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। और इसी मकसद के साथ हमारा ये प्रोग्राम आपको देश और दुनिया की चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरें आसान भाषा में समझाता है। और हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि उनके हर पहलू, असर और आपके जीवन से उनके संबंध को भी उजागर करते हैं। चाहे मुद्दा राजनीति का हो या आम जिंदगी से जुड़ा, हम हर विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे कि आप बदलते समय में जागरूक रहकर सही और समझदारी भरे फैसले ले सकें। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आईआरसीटीसी घोटाले की। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू फैमिली पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, अब मामले में कब सुनवाई होगी और क्या है ये आईआरसीटीसी घोटाला, पूरी खबर अपडेट के साथ विस्तार से आपको बताएंगे। तो दूसरी खबर में बात होगी बिहार के सम्राट सरकार की। सम्राट सरकार का विस्तार कब होगा, कितने नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, पूरे अपडेट के साथ खबर आपको दिखाएंगे। वहीं तीसरी और आखिरी खबर में बात होगी पंजाब ब्लास्ट की। अमृतसर जालंधर में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे किसकी साजिश है, एनआईए जांच में अब तक कहां खुलासा हुआ है, और पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। ये 3 खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी, एक एक कर हर खबर को आपसे हम विस्तार से साझा करेंगे। तो आपको बता दें, ये 3 बड़ी खबरें आईआरसीटीसी घोटाले में किस तरह से लालू फैमिली फंसी हुई है और बिहार में सम्राट सरकार का विस्तार होना है, किस किस को जगह मिलने जा रही है। इसके साथ पंजाब ब्लास्ट का कैसे है पाकिस्तान कनेक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे। हर खबर की हर डिटेल आपको हम देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राउस एवेन्यू कोर्ट में अब 22 मई को होगी सुनवाई। तो 22 मई को आरोप तय करने के लिए होगी सुनवाई। ईडी ने लालू फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। राउस एवेन्यू कोर्ट में अब 22 मई को होगी सुनवाई। 22 मई को आरोप तय करने के लिए सुनवाई होगी। ईडी ने लालू फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और अब ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जिस तरह से आईआरसीटीसी घोटाले में जांच लगातार चल रही थी और लालू फैमिली इसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है, राउस एवेन्यू कोर्ट में अब 22 मई को सुनवाई होगी। तो 22 मई को आरोप तय करने के लिए सुनवाई होगी। ईडी ने लालू फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इसमें जिस तरह से अनियमितताएं रही, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। ईडी ने पूरी चार्जशीट यहां पर दाखिल की है, किस तरह से ये परिवार यहां पर इस घोटाले में शामिल रहा है। और आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में अब 22 मई को इसकी सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ सुशील तिवारी जी जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड। सुशील जी, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा था कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हालांकि चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन अब 22 तारीख तक ये जो सुनवाई है टाल दी गई है। बिल्कुल गीती, सुनवाई 22 तारीख को होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में। ये जो पूरा मामला है घोटाले से जुड़ा मामला है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि इसमें बाकायदे लालू यादव जब 2004 से 2009 तक मंत्री थे, उस टाइम पर उन्होंने बाकायदे एक रांची का और एक पटना का 2 होटल जो थे वो एक सुजाता मोटल्स के मालिक जो सुजाता मोटल्स था उसको दिया था, उसकी देखरेख के लिए, उसको चलाने के लिए। उसमें डील हुई थी, एक ज़मीन जो कि बेली रोड पर थी पटना में, वो ज़मीन उसके एवज में दी गई थी। कोचर बंधुओं ने बाकायदे जो ये ज़मीन थी, पहले उन्होंने डेलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम की और फिर डेलाइट मार्केटिंग कंपनी से ज़मीन सीधे जो लालू यादव के परिवार के नाम मांगे, उसमें राबड़े देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो ये नाम जो थे, इनके साथ में अन्य लोग थे, उनको आरोपी बनाया गया था। बाकायदे इस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये पूरा जो मामला था, इसको पहले सीबीआई ने जांच पड़ताल की। सीबीआई के जांच पड़ताल के बाद जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया, क्योंकि जब उन्होंने इतना बड़ा टेंडर दिया, इतना बड़ा काम दिया, उसके बदले जमीन ली, तो ये मामला खुल गया। जब खुल गया मामला तो उसमें ईडी भी बीच में आ गई। ईडी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, काफ़ी बड़ा लेन देन हुआ है, इसमें पूरा जो आपने उनको काम दिया, जो टेंडर दिया, उसके बदले में जमीन ली है। तो इस पर पूरी जांच पड़ताल हुई, गहनता से जांच पड़ताल हुई और ईडी ने कहीं ना कहीं दोषी पाया और ये पूरा जो मामला था काफ़ी बड़ा हो गया लालू परिवार के लिए। और लालू परिवार इस जो पूरा उन्होंने
जो भ्रष्टाचार और कहें या इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहें या घोटाला कहें, ये पूरा जो मामला था ये बहुत बड़ा था। इसको लेके अब लालू परिवार को काफ़ी संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कार्रवाई होने की बात हो रही है, क्योंकि पूरे साक्ष्य सामने आ गए, एविडेंसेस हैं। बाकायदे बेली रोड की ज़मीन थी, वो लिखा पढ़ी में बाकायदे जो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी थी लालू यादव के परिवार को शिफ्ट हुई थी। तो ये पूरा जो मामला था उसमें सुजाता मोटर्स ने जिस तरह वो टेंडर लिया था होटल की रखवाली और उसको देखरेख और उसका पूरा सब कुछ था, वो सब सुजाता मोटर्स ने लिया। सुजाता मोटर्स ने बाकायदे फिर जो कोचर बंधु सुजाता मोटर्स के जो मालिक थे, तो उन लोगों ने ये जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को दी। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से जमीन ये लालू यादव के परिवार को आ गई। तो यही पूरा बड़ा एक मामला है। इस मामले की सुनवाई 22 मई को होगी। जी गीतू। बिल्कुल, और ये एक तरह से बड़ा घोटाला रहा है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी है, सुशील जी, ये माना जाए कि इन सभी चार्जशीट पर जब सुनवाई होगी तो आरोप तय किए जा सकते हैं और उसके बाद ये भी तय किया जाएगा आखिर क्या कुछ सजा हो सकती है या फिर आगे सुनवाई की एक और तारीख मिल सकती है। तमाम पहलू रह सकते हैं, लेकिन यूं कहें कि यहाँ पर लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं होंगी, ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल गीतू, ये जो मामला है इसमें पूरे एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, पूरा ऑन पेपर पूरा वर्क किया है सीबीआई ने और ईडी ने, तो वो सब कोर्ट में लगाया है। तो कोर्ट में अब इसमें फैसला सुनाया जाना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लालू यादव की जो परिवार की पूरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 22 मई को हो सकता है फैसला आ जाए, हो सकता है एक डेट और बढ़ जाए, क्योंकि कभी कभी कोर्ट में तमाम ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे डेट आगे बढ़ जाती है। तो ये इसमें लालू परिवार बेहद चिंतित है और परेशान भी है। बिल्कुल, और सुशील जी, क्या माना जाए, लालू परिवार की तरफ से भी बात कही जा रही होगी, क्योंकि वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि हम इस तरह के घोटालों में शामिल नहीं रहे हैं और ये आरोप सही नहीं है। तो उनके वकील की तरफ से क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आ पाया है? क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी लालू परिवार के वकील की भी कि उन्हें भी किसी तरह से बचाया जाए। जो लालू प्रसाद के वकील हैं उनका साफ साफ कहना है ये जो जमीन हमने पैसे देकर ली है डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से, लेकिन जो पूरा एविडेंस मिल रहा है, क्योंकि सुजाता जो होटल्स था उनको 2 जो रेलवे के बड़े होटल थे उनका देखरेख के लिए पूरा उनको टेंडर दिया गया था। उस टेंडर के बाद जो सुजाता होटल्स के मालिक थे कोचर बंधुओं ने बाकायदे उसको डिलाइट कंपनी को वो जमीन दी, डिलाइट कंपनी ने वो जमीन लालू यादव को दी। तो कि ये पूरा एक चैन बनी हुई है। लेकिन जिस तरह लालू यादव अपना बचाव कर रहे हैं कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को से हमने बाकायदे पैसे देके ज़मीन ली है, तो ये सब जो साक्ष्य हैं कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो एविडेंसेस हैं बहुत मजबूत हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है सीबीआई ने पहले इस पर FIR दर्ज की, फिर उसके बाद ईडी इसमें आई। तो ईडी ने इसमें बहुत गहनता से छानबीन की है, एक एक कागज को जुटाया है। और क्योंकि लालू यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे भारत सरकार में, तो उनको लगता था मैं रेल मंत्री हूँ और ये इस तरह मैं जो ठेके देता हूँ उसमें अगर मैं लेता रहूंगा तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस सरकार कभी चली जाएगी और ये जो कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगी, जो पूरा लेन देन का मामला है। तो ये सब लालू नहीं सोचते थे, लेकिन जब बातें सामने आ रही हैं तो उनको लगता है उस टाइम जो हमने किया है गलत किया। तो ये दिमाग में उनके आता जरूर होगा, लेकिन अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं। बिल्कुल, और सुशील जी, ऐसे में कई और अफसर भी इसमें शामिल पाए गए हैं जिन्होंने इस पूरे घोटाले को और संभव बना दिया। यानी कि सिर्फ एक ही चेहरा नहीं है, लालू परिवार ही नहीं है, और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर भी नकेल कसी जा रही है और जिनको लेकर भी यहाँ पर सुनवाई होगी। बिल्कुल गीतू, इसमें टोटल अगर पहले जैसे 12 थे फिर बाद में 16 हो गए, तो 16 लोग हैं। तो 16 लोगों के खिलाफ सुनवाई है, क्योंकि उसमें तमाम अधिकारी हैं जो लेन देन में शामिल था। उसमें जो डिलाइट कंपनी थी उसमें कोचर बंधु थे और तमाम जो अधिकारी शामिल थे उस टाइम के वो भी इसमें नामजद हैं बाकायदे। तो जो छानबीन में सामने आया था पहले 12 नाम आए थे, फिर बाद में जब ईडी की एंट्री हुई ईडी ने इसमें 16 नाम कर दिए। तो ये 16 नाम है जिनकी सुनवाई होनी है 22 मई को। बिल्कुल, तो बड़ा घोटाला है ये IRCTC का, और ऐसे में मनपसंद लोगों को टेंडर देना, लेकिन अब कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि एविडेंसेस पूरे हैं और ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। बिहार से जुड़ी यह खबर है, 7 मई को कैबिनेट का विस्तार है। बिहार में 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा। 7 मई को सम्राट सरकार का कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल।
पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूर्व सीएम नीतीश के बेटे निशांत बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो 7 मई को सियासत का एक बड़ा दिन तय हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस बड़े राजनीतिक आयोजन का गवाह बनेगा, जहां नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा और ऐसे में राजधानी पटना में भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई बड़े एनडीए नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं गठबंधन के सहयोगी दलों से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेताओं के शामिल होने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार 50-50 फॉर्मूले पर हो सकता है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन साधने की कोशिश दिखेगी। कयास ये भी लग रहे हैं कि कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, जबकि कुछ सीटें फिलहाल खाली रखी जा सकती हैं। तो सम्राट सरकार का विस्तार और ऐसे में सीएम सम्राट की सरकार का 7 मई को ये कैबिनेट विस्तार होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी और अमित शाह भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, तो एक बड़ा आयोजन है, कैबिनेट का विस्तार संभव है, क्या कुछ नए नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? जेडीयू को लेकर क्या कुछ बात सामने आ रही, क्या उनकी तरफ से भी मंत्री इसमें बन सकते हैं? बिल्कुल, जेडीयू ने आज बड़ी मीटिंग की है। आज बाकायदे नीतीश कुमार ने बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग की है अपने नेताओं के साथ में और बाकायदे उसमें तय हुआ है कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। निशांत कुमार 7 मई को सद्भावना यात्रा लेके निकलने वाले थे, लेकिन सद्भावना यात्रा फिलहाल टाल दी है। वो सद्भावना यात्रा वो 9 मई से लेके चलेंगे, जो पूरा बिहार में उनको घूमना है। तो निशांत कुमार का मंत्री बनना तय हो गया है और पूरे नाम तय हो चुके हैं और बल्कि इन नामों को सम्राट चौधरी तक आज पहुंचा दिया जाएगा शाम तक। तो ये नाम पूरे फाइनल होने के बाद अब लगभग 12 मंत्री, जो अभी तक जो सूचना आ रही है, 11 मंत्री लगभग इसमें जो जेडीयू के हैं और 12 मंत्री इस वक्त बीजेपी के हैं और इसके अलावा 2 मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के, एक मंत्री जतिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का है। तो इस तरह 27 मंत्रियों की बात सामने आ रही है और क्योंकि 6 मंत्रियों की जगह छोड़ रहे हैं, फिर बाद में 6 मंत्रियों को जिसको ठीक लगेगा उसको एडजस्ट करेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी कल लगभग 10:30 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे और विशेष विमान से पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से एक रोड शो के जरिए वो गांधी मैदान तक जाएंगे और 12:30 बजे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तो रोड शो करेंगे, पूरा एक खुशी जाहिर करेंगे वहां के जो तमाम लोगों ने उनको जिताया है बीजेपी को। जिस तरह सम्राट चौधरी आज बीजेपी के वहां मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में तो बीजेपी सरकार है, तो इस खुशी में वो कम से कम एक रोड शो के जरिए लोगों को धन्यवाद देंगे। और इसके अलावा आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8:30 बजे रात शाम को आज पटना आज पहुंच रहे हैं और साथ में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार पहले से मौजूद हैं और जेपी नड्डा के आने की संभावना है। तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनके भी तमाम मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना है, क्योंकि गांधी मैदान में बहुत बड़ा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आज बारिश हुई आधे घंटे, उस बारिश की वजह से गांधी मैदान में तमाम पानी भर गया, लेकिन उसके बाद नगर निगम पटना ने तुरंत वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की, पानी निकालने की, उसको ठीक किया गया। लेकिन जो अनुमान बताया जा रहा है कल भी हो सकता है बारिश हो सकती है, इसके लिए बाकायदे एक जर्मन हैंगर वहां पर बहुत बड़ा लगाया गया है और 4 सेक्टर में बांटा गया है और 80 वहां पर अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं और साथ में डीएम एसपी देख रहे हैं उनको। और पुलिस की बात करें 3000 पुलिसकर्मी हैं और 100 पुलिस के अधिकारी हैं और चप्पे चप्पे पे निगाह रखी जा रही। पूरा जो पटना है दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो रोड शो निकलेगा उस रास्ते पर भी तमाम वहां पर होर्डिंग्स और तमाम बीजेपी के तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं और साथ में जो पूरा कल शपथ ग्रहण समारोह होगा ये बिल्कुल एकदम अपने आप में अलग होगा, क्योंकि बीजेपी पहली बार वहां पर मुख्यमंत्री पद के साथ काबिज हुई सत्ता में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बगल में बंगाल में भी अब काबिज होने वाली है, तो एक बड़ा एक आयोजन के रूप में बीजेपी इसको मना रहा है। जी गीतू जी। और बिल्कुल, और ऐसे में सुशील जी देखिए 27 नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं और कैबिनेट का ये विस्तार होगा। कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी इसको लेकर तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिनमें मंत्रियों का चयन किया गया है, किस क्राइटेरिया के तहत यहाँ पर इनका चयन किया गया है और किस तरह से सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति जो है वो भी यहाँ पर रही होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी और जेडीयू का जिस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साथ अगर हम बात करें इनके मंत्रिमंडल विस्तार की, तो सभी को मौका देने की बात पहले भी कही जा रही थी, यानी किसी को कम नहीं आंका जा रहा है जेडीयू को, और लगातार यहाँ पर ऐसे मंत्री पद देने की बात भी कही जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर किसी भी तरह की नाराजगी ना दिखाई दे।
बिल्कुल गीतू, जो 70% मंत्री हैं जो पहले सरकार में थे वो रहेंगे और 30% नए चेहरे होने वाले हैं। तो ये देखा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, कौन उनके प्रति आस्थावान है, कौन अच्छा काम करता है, कौन पार्टी के हित में काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ में काम करता है। पूरा उनका एक रिपोर्ट कार्ड देखा गया है। रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ये तय किया गया है कि मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में ये पूरा चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, फूंक फूंक के कदम रख रही है। वो चाह रही है कि जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए, जनता के बीच में हमारे मंत्री अच्छा काम करें। जब अच्छा काम करेंगे तो जनता में अच्छी पैठ बनेगी। और बीजेपी का भी यही प्रयास है कि जो अब उसको मौका मिला है, इस मौके को बिल्कुल चूकना नहीं है और बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत कर देनी है बिहार में। क्योंकि लगातार जिस तरह नीतीश कुमार लगातार कई वर्षों से चीफ मिनिस्टर थे, कई बार चीफ मिनिस्टर बने, तो ऐसे में अब पहली बार जब सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने तो बीजेपी का पूरा मकसद यही है कि वो इसको और मजबूत करे और आने वाले समय में लगातार उसका ही चीफ मिनिस्टर बने। उसकी मंशा ये है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि आने वाले समय मेरा बेटा आगे बढ़े और मेरा बेटा कम से कम पार्टी की कमान तो संभाले और साथ में आने वाले वो भी चीफ मिनिस्टर बने। और सामने आ रही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी कोई पद दिया जा सकता है, उन्हें भी मंत्री पद नवाजा जा सकता है। ये बात कितनी सही है? ऐसा है कि आज काफी देर मीटिंग हुई है, नीतीश कुमार ने मीटिंग की है। उसमें बाकायदे मीटिंग में तमाम पहले उनका बेटा तैयार नहीं था। निशांत कुमार ने कहा था पहले पूरा बिहार घूमूंगा, बिहार को समझूंगा, उसके बाद कोई पद लूंगा। लेकिन नीतीश कुमार और तमाम जो उनके तमाम पदाधिकारी थे जेडीयू के, उन्होंने बाकायदे समझाया और उसको वो निशांत कुमार मान भी गए हैं। तो ये बिल्कुल कन्फर्म माना जा रहा है और इसमें कल निशांत कुमार शपथ लेंगे। क्योंकि उन्होंने जो सद्भावना यात्रा है वो 7 तारीख को थी, लेकिन उसको उन्होंने रोक दिया है, फिलहाल स्थगित किया है। उसको 9 तारीख से शुरू करेंगे। कल बाकायदे मंत्रिमंडल में जब वो शपथ ग्रहण समारोह है मंत्रिमंडल का, तो उसमें शामिल रहेंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं निशांत कुमार को एडजस्ट किया है नीतीश कुमार ने। उनको लगता है उनका बेटा कुछ काम करे, फील्ड में रहे, मंत्री बनने और मंत्री बन के काम करे, जनता की सेवा करे। तो ये पूरा जो एक जिस तरह नीतीश कुमार ने अपने बेटे को मंत्री पद के लिए तैयार किया है, तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी गीतू। बिल्कुल। और सुशील जी, यहाँ पर देखिए जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें ही यहाँ पर आगे रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। शायद कहीं ना कहीं फूट भी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है एनडीए में, किस तरीके से यहाँ पर इन सभी को साथ लेकर चलने की जो कवायद है वो सही रहती है, रंग लाती है। और इसके साथ साथ जो मंत्रियों का चयन किया गया है उनके लिए जो चुनौतियां हैं उससे वो कैसे निपटेंगे। बिहार की जनता को एक बार फिर से उन्हें दिखाना है कि किस तरीके से सुशासन के साथ काम होता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर पंजाब ब्लास्ट को लेकर। ब्लास्ट में आईएसआई का हो सकता है हाथ। डीजीपी ने कहा कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। इस ब्लास्ट में आतंकी साजिश की ओर इशारा किया गया है। तो दोनों आईडी ब्लास्ट किए गए हैं और सीसीटीवी की जांच की जा रही है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो पंजाब के डीजीपी ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, आईएसआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। और इस ब्लास्ट में जिस तरह से आईएसआई का हाथ होने की बात उन्होंने कही है, कहा है कि ये आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। दोनों आईडी ब्लास्ट किए गए हैं, सीसीटीवी की जांच की जा रही है और हर पहलू को परखा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर एक बात की जानकारी यहाँ पर दी है, तो कई खुलासे इस दौरान किए हैं। हजे कोई लिंक सामने नहीं आया है, सो प्रिजम्पशनस किए जा सकते हैं। क्योंकि वो इंसीडेंट जड़ा हैगा वो राती 8 बजे के करीब होया है। उत्थे क्लेम किया गया हैगा, एक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम आया जिसनों असी वेरीफाई कर रहे हैं। इस इंसीडेंट का हजे किसी क्लेम नहीं आया। सो असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अज्यूमिंग सारे एंगल्स नूं असी डीपली देखांगे। आईडी हैगी, इत्थे मौके ते शार्पनर मिले हैगे। सो इट अपीयर्स की एक इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस जी वो असैम्बल की गई। मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिलिया है, तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। कुछ सानू सीसीटीवी जड़े मौके ते एग्जैक्ट सीसीटीवी नहीं है, बट वो आले दुआले के सीसीटीवी फुटेज तो सानू कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं जो असी हजे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर, बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद आग लग गई। पुलिस प्रशासन धमाके की जांच में जुटा हुआ है। पंजाब में एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर हुए धमाकों ने
सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट कर दिया है। पहले जालंधर में बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ और फिर कुछ ही घंटों के बाद अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर सामने आई। तो पहली घटना जालंधर में रात करीब 8:15 पर हुई। यहां बीएसएफ पंजाब मुख्यालय के बाहर खड़ी एक स्कूटी में धमाका हुआ। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार दोनों ही घटनाओं में फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि धमाकों की प्रकृति और इनके पीछे की वजह का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है। तो देखिए, अमृतसर और जालंधर में ये ब्लास्ट हुए हैं। अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ और इसके साथ साथ जालंधर में स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। तो जिस तरह से जालंधर में स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है और वहीं बताया ये जा रहा है कि अमृतसर में यहाँ आर्मी कैंप था जिसपे ये ब्लास्ट हुआ। तो तस्वीरें सामने आ चुकी है। 3 तस्वीर बीएसएफ चौक के पास विस्फोट की तस्वीरें, उसके बाद ब्लास्ट के बाद किस तरह से हड़कंप मचा आता है और स्कूटी के यहाँ पर खच्चे उड़ जाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। बताया जा रहा है आईडी ब्लास्ट ही है, इसमें आतंकी कनेक्शन है और सीधे तौर पर आईएसआई को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। पंजाब के डीजीपी जिस तरह से खुलासा कर रहे हैं, बड़ी आतंकी घटना इसे माना जा रहा है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, रात की बात यह है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर भी जांच जारी है आखिर मकसद क्या था और किस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं संवाददाता नासिर खान से। नासिर, अभी तक और क्या अपडेट सामने आ रहे हैं इन दोनों ब्लास्ट को लेकर? देखिए, एक एक्सक्लूसिव अपडेट जो आ रहा है कि एनआईए जो है अब इस केस की छानबीन कर लेगा। एनआईए की टीम जो है वो एन रूट किए गए हैं पंजाब, वो अब जो है सीसीटीवी के साथ साथ जो ब्लास्ट्स हुए हैं वहां पे उनको खंगालेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में एक युवक जो है वो कैद हुआ है जो ब्लास्ट के बाद भागते हुए नजर आ रहा है, उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया, उससे भी पूछताछ जो है वो जारी की गई है। पिछले 10 दिनों में लगातार अगर देखा जाएगा, तीसरा अटैक जो है कल शाम को हुआ, कल बैक टू बैक 2। इससे पहले एक अटैक जो है वो भी अमृतसर पंजाब में ही देखा गया। उससे पहले चंडीगढ़ में बीजेपी का हेड ऑफिस के बाहर भी जो है एक धमाका हुआ, उसके बाद रेलवे ट्रैक पे, उसके बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर पे कल 8:15 पे, और उसके बाद रात के 10:10 पे जो है आर्मी कैंप के बाहर जो है एक धमाका हुआ। उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा सिक्योरिटी को पूरी अलर्ट पे रखा गया है। तुरंत यूं ही अटैक हुआ, उसके बाद ही पंजाब पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के साथ साथ आर्मी सेना जो है वो ग्राउंड पे आए, उन्होंने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया और तलाशी अभियान शुरू किया। और तमाम तर जो एरियाज में सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, आज सुबह सवेरे ही पहले जो खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी है उन्होंने क्लेम किया एक पोस्टर को लेकर कि ये उन्होंने जिम्मेवारी ली है। उसके बाद अगर देखा जाएगा डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की साजिश जो है इन अटैक्स में हो सकती है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पंजाब में जो है काफी सारे आतंकी संगठन, चाहे लश्कर तैयबा की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, वो सक्रिय थे। मार्च के महीने की अगर बात करेंगे तो आतंकी संगठन जो आतंकी पंजाब बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए वो 16 साल से करीब वो सक्रिय थे। पंजाब में भी उन्होंने काफी टाइम जो है स्पेंड किया गया। उसके बाद जो है कश्मीर घाटी में भी वो रहे। उसके बाद अगर देखा जाएगा आईएसआई बैक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर्स है उसके भी कई सारे मॉड्यूल जो है पंजाब में बस्ट किए गए। ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स वहां पे ड्रग एडिक्ट्स है उनको जो है ऑनलाइन उनको जो है रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको जो है बीएसएफ हेडक्वार्टर और आर्मी कैंप के आसपास से धमाके किए गए हैं। तो एक तरह से ये एक संदेश देने की कोशिश आईएसआई की तरफ से, आतंकी गुटों की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि देखिए हम किस तरह से सुरक्षा बलों के जो ठिकाने हैं उसके आसपास धमाके कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल उनकी तरफ से एक अटेंशन जो है दिया गया है कि हम कहीं पे भी धमाके कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि जो बीएसएफ हेडक्वार्टर में हमला जो है ब्लास्ट हुआ, वो स्कूटी चालक जो डिलीवरी बॉय है वो लगातार बीएसएफ हेडक्वार्टर आते थे और लगातार वो अपने पार्सल जो है वहां पे देते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कल जो ही वो हेडक्वार्टर के पास पहुंचा और अपनी स्कूटी जो उन्होंने जब बाहर पार्क की, उसके बाद ही उस स्कूटी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी गूंज पूरे 1 किलोमीटर दूर तक जो है सुनाई दी। उसके बाद 10:10 पे अमृतसर के पास जो आर्मी कैंप है उसके बाहर भी जो धमाका किया गया उसकी गूंज जो है लोगों ने दूर दूर तक सुनी। नासिर, यहाँ पर क्या कोई सीरियल ब्लास्ट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है? सीरियल ब्लास्ट यहाँ पर हो सकता है। कोशिश क्या आतंकियों की ये भी रही होगी कि एक तरह से काफी जगहों को टारगेट पर लिया जाए?
बिल्कुल देखिए गीतू, ये साफ बताया जा रहा है कि सीरियल ब्लास्टिंग की कोशिश जो है कल पंजाब में की गई। पहला अटैक जो है जालंधर में किया गया, उसके बाद भीतर 2 घंटे के बाद ही अमृतसर में किया गया। यानी कि जालंधर से लेकर अमृतसर तक अगर डिस्टेंस हम देखेंगे 100 किलोमीटर की दूरी पे जो है दूसरा सीरियल ब्लास्ट कल में 2 घंटों के भीतर ही उन्होंने किया। लगातार हमने सीरियल ब्लास्ट केसेस जो है पूरे देश में देखे थे इससे पहले, लेकिन कल जो है फिर से एक बार सीरियल ब्लास्टिंग की करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन लोकेशंस को चूज किया गया जो सिक्योरिटी प्रोन एरियाज है। सिक्योरिटी प्रोन एरियाज है, चाहे बीएसएफ हेडक्वार्टर की बात करें या आर्मी कैंप की अगर बात करेंगे, सिक्योरिटी प्रोन एरियाज है, वहां पे वो धमाके किए गए। लेकिन अब अमृतसर में जो धमाका हुआ उस पे जो है स्कूटर चालक जो है वो जो नासिर, लेकिन यहाँ एक्सप्लोजिव पर डिवाइस देखिए जो वो जिस तरह फेंक रहा है। से कम नुकसान जो था आतंकियों की तरफ से करने की कोशिश की गई है, सिर्फ यहाँ पर एक अटेंशन सीकर के तौर पर इस अटैक को माना जाए, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तो नहीं लग रही है? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ध्यान भटका कर किसी और बड़ी घटना को अंजाम आतंकी देना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल गीतू, ये साफ है कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे, क्योंकि जो पहली आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के टेरर मॉड्यूल जो बस्ट किया गया उसमें करीबन 18 लोग जो है गिरफ्तार हुए। सबसे पहले 2 लोग जो गिरफ्तार हुए वो पंजाब बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। उसके बाद जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें 18 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए और उनसे जो है भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया। उसमें चाहे हम AK-47 की बात करें, हैंड ग्रेनेड्स की बात करें, पिस्टल्स की अगर बात करेंगे, वो बरामद किया गया। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आतंकी ये जो मॉड्यूल है ये किसी बड़े हमले की फिराक में थे। पूरे देश में ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके मंसूबे पे जो है पानी फेरा गया, उस आतंकी मॉड्यूल को जो है पर्दाफाश किया गया। लेकिन अब जो कल जालंधर और अमृतसर में जो ब्लास्ट किए गए, इसके पीछे जो ISI का हाथ बताया जा रहा है, इसका खुलासा भी जो है आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है जो सुरक्षा बलों के कैंप है उन पर अब किस तरह की सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, वहां की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल देखिए, कल से ही जालंधर और अमृतसर में लगातार सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी होटल इलाके हैं जहां पे लगता है भारी भीड़ लगती है या जो भी सिक्योरिटी प्रोन एरियाज है, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहां पे ड्रोन के सहारे उन इलाकों की निगरानी जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की अगर बात करेंगे, उन पे भी जो है उनको भी खंगाला गया है, ताकि जो आतंकी जिन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया, चाहे जालंधर की बात करें, अमृतसर की बात करेंगे, कहीं वो इस इलाके से भागने में कामयाब तो नहीं हुए। तमाम तर जितने भी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और CCTV को पूरी तरह से पंजाब और अमृतसर जालंधर में खंगाला जा रहा है, ताकि जिन आतंकियों ने कल इस घटना को अंजाम दिया उनको जल्द से जल्द दर दबोचा जाए। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ क्ल्यू हाथ लगे हैं जो कि हम लगातार सुन रहे थे। पंजाब के DGP जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन उनका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने उन पॉइंट्स को अपने पास रखा है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे और भी हो सकते हैं नासिर, ये माना जाए? जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से DGP ने इशारा किया है कि कुछ क्लू जो है लिए गए हैं, उसका खुलासा नहीं हो, किसी साफ लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल जो है इसके पीछे काम कर रहा है। उसका पर्दाफाश जो है आने वाले समय में होगा, क्योंकि जिस तरह से अब NIA भी इसमें सामने आई है, NIA भी जो है इस केस को अब इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरी तरह से। कल जो है जो भी चीजें मिली है, चाहे CCTV फुटेजेस की अगर बात करेंगे या बिल्कुल, यानी कई बड़े खुलासे जो इसमें हो सकते हैं, जिस तरह से पंजाब के DGP बता रहे थे। हालांकि अभी उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन और भी बड़ी सुराग और भी बड़ी जानकारी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। नासिर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।